शेखर सारी रात घड़ी की तीनों सुइयों की नोक-झोंक देखता रहा। कभी सेकंड का कांटा फर्स्ट आ जाता, तो कभी मिनट का, और आखिर में जीत की बिगुल बजाता घंटे का कांटा। टाइम था कि जैसे आज कछुए की चाल चल रहा था, और उसका मन पीपल के पत्ते जैसा जरा सी सोच की हवा से फड़फड़ाने लग रहा था। कल का दिन खास था। वैसे अपने जीवन में शायद ही कोई जेल जाना चाहेगा। वो बचपन में खेल खेल में कहते थे ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। शेखर की स्मृति पटल में भी वो लाइंस बार बार टकरा रही थी। वैसे आपको बता दूं, शेखर आईपीसी की धारा 302 या 420 के तहत सेंट्रल जेल नहीं जा रहा था। उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक कल्चरल असाइनमेंट मिला था, जिसमें उसे वहां के कैदियों को लेकर एक प्ले तैयार करना था। शेखर एक जाना माना रंगकर्मी है, जिसने न जाने कितनी बार अपने निर्देशन में बने नाटकों से मंच पर अपनी कला का लोहा मनवाया था। कई प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया था शेखर को। आज भी उसे अपना पुराना काम ही करना था, लेकिन उसे पता था जेल के कैदियों से एक्टिंग करवाना आसान नहीं होगा। खैर, जैसे तैसे रात को अलविदा कर शहर दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। पेपर वाले के साइकिल की घंटी खिड़की पर बैठी गौरैया की चीची के साथ जुगलबंदी कर रही थी। शेखर के लिए आज की सुबह कुछ खास थी। चाय की पतीली में चाय बिल्कुल उसके विचारों की तरह उफन रही थी। चाय की चुस्की के साथ उसे आज तक के क्राइम सीरियल्स और मूवीज़ की जेल की तस्वीर याद आ रही थी। कैद में रहना कितना तकलीफदायक है, उसे उसका थोड़ा सा अंदाज़ा तो था जब बचपन में वो अपने घर की कोठरी में गलती से बंद हो गया था। 8 घंटे बिना रोशनी के गुजारना कितना डरावना था उसके लिए। क्या वो उन कैदियों को रंगमंच पर ला पाएगा? अगर किसी ने हमला कर दिया तो? और न जाने कितने ही सवाल उसके जहन में तैर रहे थे। 10 बजने ही वाले थे। उसे 10:30 तक सेंट्रल जेल पहुंचना था। शेखर को 1 हफ्ते के अंदर अपने नाटक के लिए कहानी ढूंढना था और किरदार भी। शेखर जेल के बाहर खड़ा था। अभी भी विचारों और सवालों की आंधी लगातार चल रही थी। तभी एक कांस्टेबल आकर बोला, शेखर जी, आपको साहब बुला रहे हैं। मेरे साथ आइए, पहले आपकी औपचारिकता पूरी कर लें अंदर आने की। जी ज़रूर, चलिए। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद शेखर जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस इतना डरावना भी नहीं था, और ना ही सुपरिटेंडेंट। 50 कैदियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से कुछ पर मर्डर का चार्ज था तो कुछ पर चोरी का। इनमें से किसी की भी हॉबी एक्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन शेखर को इतना ज़रूर पता था, हिंदी फिल्मों से लगाव हर हिंदुस्तानी को होता है, तो इन्होंने भी कभी ना कभी मूवीज़ तो देखी ही होंगी। आज शेखर को सारे कैदियों के डिटेल्स की फाइल मिली थी, ताकि वो उन्हें मानसिक तौर से तैयार कर सके। कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थी, इसलिए जेल में ही स्टडी करनी थी। पहला कैदी, कैदी नंबर 113, अपने मालिक की हत्या के आरोप में 8 साल से सज़ा काट रहा था। जेल में आचरण अच्छा था। उसकी एक बेटी थी जिससे वो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन किस्मत की मार ने उसका संसार तितर बितर कर दिया था, और तब से न उसने किसी से बात की थी और न रोया था। शेखर सभी कैदियों में अपने किरदार ढूंढ रहा था। अगला किरदार, कैदी नंबर 203, खूंखार अपराधी, अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। शेखर अपने किरदारों को जैसे जैसे पढ़ रहा था, उसे लग रहा था कोई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज चल रही हो। शेखर जी, 2 बज गए। जेल सुपरिटेंडेंट की आवाज़ से शेखर की तंद्रा टूटी। क्या 2 बज गए? टाइम का पता ही नहीं चला। आपको डर तो नहीं लग रहा शेखर जी? आप हैं ना मेरे साथ, तो डर किस बात की? लेकिन असलियत तो ये थी कि शेखर की सिट्टी पिट्टी गुम थी। शेखर डरा हुआ तो था, लेकिन उत्सुकता भी बहुत थी उसे इस दुनिया के बारे में जानने की, जो ऊंची दीवारों और सलाखों के पीछे थी। 1 हफ्ते बाद अपने नाटक की स्क्रिप्ट के साथ
शेखर जेल के कैदियों के साथ पहली बार आज मिलने वाला था। इन 7 दिनों में शेखर ने ना जाने कितनी क्राइम साइकोलॉजी की बुक पढ़ ली थी और एक कलाकार होने के नाते किरदार को समझना और उसे रंगमंच पर उतारना उसे खूब आता था। आज उसे अपने 30 वर्षों का अब तक का सारा अनुभव काम लाना था। शेखर आज बैरक के अंदर भी जाने वाला था। कदम रखते ही उसे बचपन की काल कोठरी की काली रात याद आने लगी। जेल सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले कैदी नंबर 113 से मिलवाया। जेल गार्डन की खूबसूरती देख थोड़ी संतुष्टि तो हुई, पर कैदी के पास जाते जाते थोड़ा मन घबरा भी रहा था। जीवनलाल, देखो तुमसे मिलने प्रदेश के बहुत बड़े रंगकर्मी आए हैं। जीवनलाल ने पलटकर देखा। खिचड़ी बालों में, छोटे कद काठी का, बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई साहब के साथ खड़ा है। वो वापस पलटकर अपना काम करने लगा। चलो काम छोड़ो और यहाँ आकर बैठो। जीवनलाल साहब की बात तो ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए उसे शेखर के साथ आना पड़ा। शेखर ने बहुत शांत लहजे के साथ जीवनलाल को नमस्ते बोला, लेकिन जीवनलाल किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहा। अच्छा जीवन, ये बताओ इस मौसम में कौन से फूल लगाने चाहिए? जीवन ने घूर कर देखा, जैसे पूछ रहा हो, ये पूछने तो नहीं आए होगे जेल में साहब? शेखर ने अपना परिचय दिया और कहा, जीवन, मुझे सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया तुम 2 साल बाद रिहा होने वाले हो। इसके बाद तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकोगे। जीवन फिर भी चुप रहा। उसने सालों से किसी से बात नहीं की थी और आज भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था शायद। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो। फिर भी मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूँ। भारत सरकार जेल के कैदियों को जेल में जिस तरह सिलाई, कारपेंट्री, हस्तशिल्प, बागवानी सिखाकर रोजगार का अवसर दे रही, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी आपको अवसर देना चाहती है और मैं ये सिखाने में आपकी मदद करूंगा। जीवन ने बेपरवाह निगाहों से देखा, जैसे कह रहा हो, यहाँ से जाओ साहब, नहीं तो मेरे हाथों एक और कत्ल हो जाएगा। शेखर भी तैयार थे इन सब चीज़ों के लिए। उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं जीवनलाल जी, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो, लेकिन सरकार के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। मुझे 10 दिन की कार्यशाला लेनी है जेल में। आप भले ही मंच पर नाटक में हिस्सा मत लीजिए, लेकिन कार्यशाला में तो आ ही सकते हैं। इससे ना आपको तकलीफ होगी और ना मुझे। तभी जेलर साहब ने कहा, जीवनलाल, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इसी बहाने तुम्हें हफ्ते भर की घर जाने की छुट्टी भी मिलेगी और तुम अपनी बेटी से भी मिल पाओगे। बेटी से मिलने की बात सुनकर उसे जैसे अंधेरे में रोशनी दिख गई हो और उसने केवल वर्कशॉप में आने की बात मान ली। एक एक करके शेखर ने 15 कैदियों को वर्कशॉप में आने के लिए राजी कर लिया। जेलर साहब ने शेखर से आश्चर्य भरे लहजे से पूछा, शेखर साहब, ये आपने कैसे किया? मैं ये काम पिछले 16 सालों से कर रहा, और इनसे डील करना, वो भी एक दिन में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कैसे किया आपने? शेखर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब आपकी मदद से ही तो हुआ है। अगर आपने इनकी फाइल्स ना दी होती तो मुझे कैसे पता होता कि जीवनलाल की कोई बेटी भी है जिसे वो दिलो जान से चाहता है। मतलब आपने सबकी कमजोरी पकड़ी। कमजोरी नहीं जेलर साहब, सबकी ताकत पकड़ी। किसी से प्यार करना ये आपकी कमजोरी कभी भी नहीं हो सकती है। बहुत खूब कहा आपने। आपकी कहानी का मुख्य किरदार कौन है इसमें से? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक दिन का इंतजार कीजिए जेलर साहब, कल आपको मेरी कहानी का मुख्य किरदार भी मिल जाएगा और वो मंच पर किसी मंझे हुए कलाकार की तरह अभिनय भी करेगा। आप कहते हैं तो कर लेते हैं इंतजार। वैसे आपने नामुमकिन काम ले लिया है अपने जिम्मे। और दोनों हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। शेखर का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, बड़ी बड़ी आंखों से जिसे सब पढ़ लेता हो। अलग अलग किरदारों को वो हर दिन जीता और मंच पर उतारता था। वर्कशॉप का पहला दिन 15 लोगों के साथ शुरू करना था। किसी तरह वो बस यहाँ तक आने को तैयार हुई थी।
ठीक समय पर शेखर जेल पहुंच गया और सबके आने से पहले मंच तैयार कर लिया। सभी कैदियों के साथ सुपरिटेंडेंट साहब मंच के पास पहुंच गए। शेखर ने माइक उठाया और अभिवादन के साथ ही कुछ हंसी मजाक वाले किस्से सुनाने लगा। उसने देखा जीवनलाल को छोड़कर लगभग सभी उसमें हिस्सा ले रहे थे। तभी उसने एक कहानी सुनानी शुरू की, एक परिवार की जो गांव से शहर आते हैं अपने सपनों का महल बनाने। प्यार करने वाली पत्नी और फूलों सी सुंदर उनकी बेटी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक शैतान ने उसके सुंदर से घोंसले में सेंध लगाई और तिनका तिनका अलग कर दिया घोंसले का। शेखर किरदार में डूबकर अभिनय कर रहा था। तभी उसने एक गुड़िया नुमा बच्ची को जैसे ही गोद में रोते रोते उठाया तो देखा जीवन फूट फूट कर रोने लगा। वो धीरे से उसके पास गया और वो गुड़िया उसे देकर अपने गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। मंजर ये था, वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक शेखर उठा और माइक में बोला, जैसे जीवनलाल ने एक्टिंग की वैसे ही आप सबको भी करना है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। सबको लगा जीवनलाल ने एक्टिंग की। शेखर जीवन के पास आकर बोला, बस ऐसे ही तो जीना है मंच पर अपने किरदारों को। जीवन ने शेखर की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा और बोला, आपकी कहानी मेरे बुरे ख्वाब जैसे हकीकत से मिलती जुलती है साहब। शेखर ने मुस्कुराते हुए बोला, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, तुम ही तो हो मेरी कहानी के मुख्य किरदार।